हमारे साथ खास मेहमान बन गए हैं आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस की ओर से जुड़े हैं। बीजेपी की ओर से खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे। पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर निरंजन पोद्दार जी जुड़ेंगे। निरंजन जी, मैनिफेस्टो पर आपका रिएक्शन। देखिए चारुल जी, जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो या यूं कहें संकल्प पत्र जो जारी किया है, निश्चित रूप से देखिए ये संकल्प पत्र देख करके बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है। पहली बात, इसको इसको अगर मैं एक शब्द में कहूं तो ये कंप्लीट पैकेज है। कंप्लीट पैकेज कैसे? इसके अंदर आपने देखा होगा कि यातायात के बारे में भी इसके अंदर चर्चा की गई है कि जैसे जो रेल लाइनें हैं उनका नवीनीकरण करेंगे। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने की तरफ आगे बढ़ने की बात की गई है। इसके अंदर विशेष बात यह है कि जिस तरीके से जो देश की जो एक हमारे समस्याओं की जो जड़ थी और जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई कोर्ट ऑफ लॉ, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि सुधार, उसके अंदर गति आएगी, सुधार आएगा। क्योंकि आज मेरा ये मानना है चारुल जी कि इस देश के अंदर जो इसकी मूलभूत समस्याएं हैं, जिसके अंदर चाहे आप कानून व्यवस्था मान लीजिए, चाहे आप इसके अंदर लोगों के लिए न्याय की व्यवस्था मान लीजिए, सारी की सारी जिस तरीके से हमारे यहाँ एक न्यायिक व्यवस्था चल रही है कि किसी भी केस के अंदर 20-20 साल, 25-25 साल न्याय पाने में आदमी को लगता है। और अगर इस संकल्प पत्र में ये कहा गया है कि भाई उसको हम उसके अंदर सुधार लाएंगे, उसका नवीनीकरण करेंगे, तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। और उसके बाद में जिस तरीके से यहाँ देश की जवानी को कहें या देश के युवाओं को एक लक्ष्य बना करके बात की गई है, ये भी निश्चित रूप से, क्योंकि जो युवा होता है वो देश की ऊर्जा होती है, देश की शक्ति होती है। और उसको जिस दिशा में अगर आप ले जाते हैं, अगर मान लीजिए उसको अगर आपने सृजनात्मक कार्यों के तरफ अगर उसको मोड़ा, तो आपका विकास और आपका जो जिसको कहते हैं समृद्धि, उसकी कोई सीमा नहीं रहती। लेकिन अगर उसी युवा को अगर दूसरी तरफ से, यानी कि चाहे अपराध की तरफ या किसी भी विसंगति की तरफ, नशे की तरफ, अगर उस तरफ धकेल दिया जाए, तो उससे बड़ा कोई श्राप या अभिशाप नहीं हो सकता। तो जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प पत्र जारी किया, जिसके अंदर यूसीसी की भी घोषणा की गई है कि हम यूसीसी भी लेकर के आएंगे, वन नेशन वन इलेक्शन की भी घोषणा की गई है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि जो शरीर के अंदर ऊपर से लेकर के पूरे शरीर की स्कैनिंग करने के बाद में जितनी बीमारियां थी, केवल ऐसा नहीं है कि जैसे एक तो ये होता है कि भाई आपको अफीम चटा चटा करके बड़ा किया गया और उसके बाद में आज जब लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं इसको अब नशा कम हो रहा है, तो उसको अफीम की डोज और बढ़ा दी गई। तो वैसा नहीं होकर के, और इसके अंदर जिस तरीके से एक समावेशी विकास जिसको कहते हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि भाई 29 तक हम लोगों को राशन भी फ्री देते रहेंगे। यानी कि सीधी आप ये मान के चलिए कि भाई कोई घर, कोई परिवार भूखा ना सोए, या जिसको कहते हैं कुपोषण का शिकार नहीं हो, उसके लिए अनाज भी देते रहेंगे और साथ में देश का विकास भी करते रहेंगे, लोगों को समृद्ध की, लोगों को शक्तिशाली यानी आप ये कहना चाह रहे उद्योगों की हैं भी कि बात जो की। ज्ञान का फॉर्मूला है GYAN, उस पर बीजेपी ने फोकस किया है, सिर्फ कहने की बातें नहीं। तो निरंजन जी देखिए, आदेश जी तो ये कह रहे हैं कि वादे तो कई सारे किए गए थे लेकिन पूरा नहीं किया गया है उन्हें। निश्चित रूप से देखिए चारुल जी, आदेश जी को कहना भी चाहिए क्योंकि उनका धर्म भी है और उनका दायित्व भी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो विपक्ष के अंदर है और विपक्ष के प्रवक्ता के तौर पे आपके टीवी चैनल पे बोल रहे हैं। आप उनसे क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की तारीफ करें या भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र की भूरी भूरी प्रशंसा करें या उसके अंदर विश्वास उत्पन्न करें? ऐसा तो संभव है नहीं ना। ये चीज तो उनके ना, उनके मेरे हिसाब से पार्टी लाइन में है और ना उनके दायित्व में है। अब मैं बात कर रहा हूं जिस तरीके से, अभी देखिए आप एक चीज नहीं देख आपको एक चीज देखनी है चारुल जी, वो ये जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र भी हमने देखा, इससे पहले हमने कांग्रेस का भी हमने घोषणा पत्र देखा, उससे पहले हमने आरजेडी का भी देखा, हमने समाजवादी पार्टी का भी देखा। लेकिन सब चीजों के अंदर केवल एक चीज है और वो ये है कि हम तुमको ये दे देंगे, तुमको वो दे देंगे, तुमको वो दे देंगे। जो लोग सड़कों, जो भी व्यक्ति इनको सड़कों पे नजर आया, उसी को कुछ ना कुछ उसको लॉलीपॉप देने की घोषणा की गई। दे कहां से देंगे इसका कहीं कोई विवरण नहीं था। कैसे दे देंगे, कहां से लाएंगे, उसकी उत्पत्ति कहां से करेंगे, पहले क्यों नहीं दे पाए, वो उन चीजों की कहीं कोई घोषणा नहीं। क्योंकि किसी ना किसी कालखंड में हर एक पार्टी ने कभी ना कभी शासन किया है। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र में इसलिए कंप्लीट पैकेज बता रहा था कि आप देखेंगे उसके अंदर
अंतर्राष्ट्रीय मामलों से लेकर के, राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा से लेकर के, भारत की कानून व्यवस्था से लेकर के, भारत की न्याय प्रणाली से लेकर के, भारत की रेलवे और रोड एंड ट्रांसपोर्ट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे लेकर के, और जिसको कहते हैं लोगों के स्वास्थ्य से लेकर के, भाई 70 साल के बुजुर्गों तक 5 लाख रुपए की आयुष्मान योजना का और विस्तार किया जाएगा। उसके बाद में हर घर के अंदर जिस तरीके से अब सोलार पैनल लगेंगे लोगों की, यानी कि भारत के अंदर जिस तरीके से एक ऊर्जा का संचय होगा, या यूं कहें कि एनर्जी का इंपावरमेंट होगा भारत के अंदर, तो निश्चित रूप से किसी भी देश की विकास के लिए चारुल जी, इसमें आप किसी भी गणितज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी आर्थिक विशेषज्ञ से पूछ लीजिए, किसी भी देश के विकास के लिए तकनीक, रोड एंड ट्रांसपोर्ट यानी कि द्रुत गति से यातायात, उसके बाद में एनर्जी, और जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल, ये सारी की सारी चीजें किसी भी देश के विकास के लिए अहम, जिसको कहते हैं वो मसाला होती है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने रूफ टॉप सोलार पैनल की बात करी है कि, और उसके बाद में ड्रोन दीदी गांव तक भी इन्होंने जिस तरीके से पहुंच बनाने की प्रयास किया, और उसके बाद में आखिर में आकर के ये कहते हैं जो भी अभी अंत्योदय की स्थिति में है उनको अभी 2029 तक हम जो राशन फ्री है वो राशन फ्री देंगे। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति के पेट से यानी कि भूख से लेकर के और देश को विकसित बनाने तक की पूरी की पूरी इसके अंदर सतत प्रक्रिया है, और सारी चीजों के ऊपर इसके अंदर फोकस डाला गया है। ये भी बताया गया है कि भाई हम धनोपार्जन कहां से करेंगे, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कैसे उत्पन्न होंगी, उनका भी, उद्योगों का भी इसके अंदर विश्लेषण है, इसके अंदर एक्सपोर्ट का भी इसके अंदर पूरा विवरण दिया गया। तो कहने का तात्पर्य ये है, इसीलिए मैं इसको कंप्लीट पैकेज कह रहा था। लेकिन आज तक जिस तरीके से देश के अंदर एक परिपाटी चलती आई थी, और विशेषकर पिछले 10, 15, 20 सालों के अंदर ये परिपाटी बढ़ सी गई कि भाई हम तुमको ये फ्री दे देंगे, तुमको वो फ्री दे देंगे, यानी कि एक तरह की आप ये मान के चलिए गरीब देश के अमीर इंसान बना देंगे, लेकिन देश चाहे गरीब होता चला जाए। तो उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का मैं कंप्लीट पैकेज इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये इन्होंने जो एक स्वप्न दिखाया है वो स्वस्थ और अमीर आदमी के साथ साथ अमीर देश का भी स्वप्न इन्होंने दिखाया है। और इसके अंदर अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों की, तो देखिए थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि पूरा देश आज विकसित हो गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो कार्य हुए हैं वो धरातल पे सभी को दिखाई दे रहे हैं। और इसकी वानगी अगर आपको देखना है, गांव में जाइए, और गांव के अंदर मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूं चारुल जी, मैं गांव की पृष्ठभूमि से आता हूं, और जब मैंने प्रवास किया था आज के 25-30 साल पहले, उससे पहले जब मैं गांव में जाता था, ये आप ये समझ लीजिए एक गांव में इक्के दुक्के पक्के घर होते थे, बाकी के सारे छान छप्पर होते थे। लेकिन जब आज मैं गांव में जाता हूं तो आज इक्के दुक्के छान छप्पर मिलते हैं, बाकी के सारे पक्के घर। और इसी का आप कारण भी समझिए कि चाहे बिहार है, चाहे उत्तर प्रदेश है, जिस तरीके से पलायन के अंदर एक रुकावट सी नजर आ रही है। आप देख रहे होंगे कि पहले पूरी की पूरे रेले पलायन करते थे, यानी कि रोजगार के लिए निकलते थे। आज कहीं ना कहीं उन्हीं गांवों के अंदर, उन्हीं शहर जो मतलब टियर 3 के शहरों के अंदर भी जिस तरीके से रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं, इसीलिए लोग अब गांवों का भी विकास हो रहा है, यानी कि एक स्वफुर्त जिसको कहते हैं कि विकास। और जो धाराएं चल रही हैं, चाहे उसके अंदर रोड एंड ट्रांसपोर्ट की, पहले मैं अपने गांव जाता था चारुल जी, आप यकीन मानिए मुझे 32 किलोमीटर के अंदर मुझे 1.5 घंटे का समय लगता था अपने निजी वाहन से। आज उसी 32 किलोमीटर के अंदर मैं 22 मिनट में पहुंचता हूं। तो इसका कारण ये है कि गांव की जो रोडें बनी है, जिस तरीके से गांव के अंदर, और एक चीज और, 2014 से पहले भारत के अंदर 16% एनर्जी कम थी, यानी कि जितनी भारत के अंदर बिजली की खपत थी उससे 16% की कम उत्पादन था। आज भारत के अंदर 22% उत्पादन एक्सेस है, यानी कि गांव के अंदर जो बिजली पहुंची है, पहले उत्तर प्रदेश के अंदर 18 घंटे के पावर कट लगते थे गांव के अंदर, आज वो 18 घंटे के पावर कट 1 घंटे 2 घंटे पे आ गए। इसका कारण ये है कि देश ने कहीं ना कहीं हर एक चीज के अंदर आप ये समझ लीजिए विकास किया है, और उन चीजों का उत्पादन बढ़ा है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो सामान हो, चाहे सारी चीजें हो। और इसके अंदर जो जिस तरीके की जो बातें की जा रही हैं, देखिए तो वो आपका ये मानना है कि हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, ये बात सिर्फ कही नहीं गई है बल्कि ऐसा हुआ भी है। निरंजन जी, मैं आपसे ही सवाल करना चाहूंगी। निरंजन जी, ये समझना चाहेंगे, देखिए कल ही प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में इस मुद्दे को उठाया था नैनीताल में। उन्होंने कहा था कि पलायन इतना ज्यादा है कि मैं विदेश जाती हूँ, वहां मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं, मैं बाहर
जाती हूँ तो वहां पे मैं देखती हूँ कि उत्तराखंड के लोग हैं दिल्ली में जो ये कहते हैं कि हमारा सब कुछ जा चुका है, रोजगार की तलाश में हमें अपना घर छोड़कर आना पड़ा और वो घर हमें याद आता है। देखिए चारुल जी, पलायन की परिभाषा क्या है? अगर एक व्यक्ति को अगर यूएस के अंदर कोई बहुत बड़ा पैकेज मिलता है और वो यहां से यूएस जाकर के अपने आप की नौकरी करता है, या किसी दिल्ली के व्यक्ति को अगर बेंगलोर के अंदर कोई बड़ा पैकेज मिलता है, कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी के अंदर अगर उसको कार्य करने का अवसर मिलता है और वो बेंगलोर जाकर के शिफ्ट होता है, इसको अगर आप पलायन की दृष्टि से देखेंगे तो मेरे हिसाब से न्यायोचित नहीं है। पलायन वो है जब पेट भरने के लिए अपने घर बार, अपने परिवार छोड़ करके सहपरिवार लोग उठ उठ करके और उन शहरों में जाएं या उन राज्यों में जाएं जहां उनको रोजगार की व्यवस्था होती है। मेरे हिसाब से पलायन की परिभाषा ये है। और आज मैं जो आपको कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी क्या कह रही हैं, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी ये मान के चलिए कि सन 1960 के कार्य। हेलो जी हेलो जी, आवाज आ रही है निरंजन जी? मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि निरंजन जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं। निरंजन जी, इस मुस्कुराहट की वजह क्या है? ये अगर हम देखें तो कुछ लोगों की कैसेटें वहीं अटकी हुई हैं, यानी कि सन 1937 की कैसेट आज भी लोग बजाई जा रहे हैं। तो मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखिए जिसको कहते हैं एक रचनात्मक विपक्ष की अगर बात करें तो आदमी कहीं ना कहीं, आप मेरे हिसाब से उसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है और उसकी स्वीकारोक्ति भी बढ़ती है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि आप केवल और केवल लांछन, या यूं कहें कि केवल और केवल आप एक जिसको कहते हैं कुर्ता खींचने वाला काम, अगर मैं एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहा हूं कि आपने देखा होगा कि चाइना के मुद्दे के ऊपर कितनी बार राहुल गांधी जी ने भारत की सरकार का कुर्ता खींचा, लेकिन कभी राहुल गांधी जी ने यह नहीं बताया कि अब जब चाइना बदमाशी के ऊपर उतरा हुआ है और भारत सरकार को अब क्या करना चाहिए, चाइना के ऊपर आक्रमण कर देना चाहिए या घुटनों के बल पे बैठ करके उसके सामने गिड़गिड़ बिना डरे हुए गिड़गिड़ाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता क्या है कि केवल समस्या दिखा देना, समस्या के साथ अगर आप समाधान भी बताते हैं तो एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन केवल समस्या बताना रचनात्मक विपक्ष की भूमिका नहीं। दूसरी बात देखिए, आदेश भारद्वाज जी, मैं तो एक ही बात जानता हूं कि जिस तरीके से पिछले 10 वर्षों के अंदर जो काम हुए, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा देश अब खुशहाल हो गया है, सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं। मैंने आपको शुरुआत में भी कहा कि ये थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, और हमारे यहाँ कहा जाता है ये दिल मांगे मोर। अगर किसी व्यक्ति को कुछ मिलता है तो उसकी अपेक्षाएं और उससे आगे बढ़ती है, उसकी अपेक्षाएं कम नहीं होती है। और रही बात जिस तरीके से विकास की बात करें तो देखिए, चाहे आप सड़कों पे जाइए, सड़कों का विकास, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जाइए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास, आप शिक्षा के क्षेत्र में जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में विकास, और रोजगार की अगर बात करते हैं तो चारुल जी, हो सकता है आज भी देश के अंदर बहुत सारी बेरोजगारी का आलम हो, लेकिन आपको यह भी चीज समझनी चाहिए कि जिस तरीके से 13 करोड़ लोग अगर ईपीएफओ के अंदर एक्स्ट्रा रजिस्टर्ड हुए हैं, तो वो ईपीएफओ में तभी रजिस्टर्ड होता है जब उसको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई किसी प्रकार की प्राइवेट, सरकारी या कोई भी प्रकार की उसको नौकरी मिलती है। तो इसका मतलब ये कि भाई 13 करोड़ लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार भी मिला है। उसके बाद में स्वरोजगार की भी बात है, और उसके अलावा जिस तरीके गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं, यानी कि गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके अंदर भी मेरे ख्याल इंप्रूवमेंट आया होगा। रही बात किसानों की, चारुल जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक बार आप गूगल करिए 2014 से पहले पूरे भारत के अंदर किसानों की आत्महत्या की क्या संख्या थी, और आज 2024 में भारत में किसानों के आत्महत्या की कितनी संख्या है। आज लगभग समझ, वैसे मैं पहले आपको बता दूं कि एक भी व्यक्ति की हत्या या आत्महत्या या एक भी व्यक्ति के प्राण जाना बहुत दुखदाई है और बहुत पीड़ादायक है, लेकिन फिर भी अगर हम उस चीज को देखेंगे तो आज गुणात्मक रूप से, यानी कि 1/3 संख्या आकर के वो रुक गई है। तो कहीं ना कहीं लोगों के उस जीवन स्तर के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा। और मैं आपको फिर बार बार यही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं होता कि कहीं कोई चीज जाकर के संपूर्ण, यानी कि इसके अंदर फुल स्टॉप, अब किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। लेकिन आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक जिसको कहते हैं संकल्प पत्र, और एक राष्ट्र को समग्र राष्ट्र को ध्यान में रख करके संकल्प पत्र, और ये सारी की सारी चीजें, तब मैं कह रहा हूं चारुल जी, इनका महत्व और तब बढ़ जाता है जब आप देख रहे होंगे
कि लगातार पिछले 5 वर्षों से कोई ना कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय या कोई प्राकृतिक आपदा इस दुनिया को घेरे हुए है, चाहे उसके अंदर यूक्रेन रशिया का युद्ध देखिए, चाहे उसके अंदर जिस तरीके से विश्व के अंदर एक अशांति का माहौल देखिए, चाहे उसके अंदर कोरोना का लेकिन उसके जिस तरीके बावजूद से आप ये 2 कहना ढाई चाह रहे साल हैं कि देश स्थिर तौर पर खड़ा है और जिक्र प्रधानमंत्री भी कोरोना के दौर का करते हैं और किस तरह भारत ने उस स्थिति में भी न सिर्फ देश को संभाला बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका निभाई थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त की बहुत कमी है। निरंजन जी, आदेश जी, खेमचंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और